प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के बारे में। तो लोकतंत्र की प्रमुख परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। इसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और बड़े आकार वाले राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यवहारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड की एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन प्रचलित है। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। कुछ कैंटनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से भी कुछ कैंटनों में केवल कैंटनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है और कुछ में केवल संघीय चुनावों में। कुछ कैंटनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्य जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अन्य कैंटनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। शोफासन, सेंट गॉल, आरगाऊ और थरगाऊ, यहाँ पर अनिवार्य मतदान है और मतदान न करने पर पेनल्टी है। तो वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड में ही है और ये स्विस लोकतंत्र की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में जो भी वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का उसमें सर्वाधिक महत्व है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज 21वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतः अतीत की शासन व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्री कैंटनों में शासन व्यवस्था कैसा है? तो स्टार्टिंग होती है लैंड्सजिमेंट या प्रारंभिक समय। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडलों का कार्य लैंड्सजिमेंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सजिमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहलाता है। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में अपनाई जाने वाली इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। लॉयड तथा हॉब्सन के विचारानुसार प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। अब यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, लोक निर्णय और आरंभक, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यवहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं तथा उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में नहीं वरन भावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अंतिम रूप से विधि निर्माण शक्ति की अधिकारिणी समस्त स्विस जनता हो गई है। सिगफ्रीड इस स्थिति के संबंध में कहते हैं, यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती। वह अलोक निर्णय के द्वारा अंतिम शब्द और आरंभ की प्रक्रिया द्वारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। लोक निर्णय और आरंभ को यद्यपि विश्व के कुछ अन्य देशों में भी अपनाया गया है, जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी संघ के मैसाचुसेट्स राज्य से ग्रहण किया, जहाँ तक 1778 से भी
वह पूर्व में प्रचलित था, लेकिन स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभिक की पद्धतियों को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया गया है कि वे वस्तुतः स्विस पद्धतियां ही हो गई हैं। अब ये इसका अर्थ क्या है, लोक निर्णय और आरंभिक का? लोक निर्णय ये जनमत संग्रह, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निश्चिताधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाए। लोक निर्णय के दो रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोकतंत्र का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वे उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न किए जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझा जाएगा। अब है आरंभक, इनिशिएटिव। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वे किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक दो प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक, फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव, और दूसरा है अविन्यासित आरंभक, अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का जो प्रयोग है और संवैधानिक प्रावधान और उसकी प्रक्रिया। तो लोक निर्णय 1848 में निर्मित स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया और 1998 में निर्मित तथा अप्रैल 1999 में लागू किए गए स्विस संविधान में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों की व्यवस्था की गई है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 138 से 142 में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अलग अलग रूपों में अपनाया गया है। लोक निर्णय की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य व्यवस्थापन दोनों के ही संबंध में है। अब है पूर्ण संवैधानिक संशोधन और अनिवार्य लोक निर्णय। संवैधानिक संशोधन के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संशोधन के दो चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों ही चरणों के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 195 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्ण या आंशिक संशोधन के प्रस्ताव तभी लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत तथा कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हैं। द्वितीय, यदि संशोधन प्रस्ताव 1,00,000 स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और लोक निर्णय। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासित आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास
भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनरों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव काउंटर ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्तावों, मूल, आरंभक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनरों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता की बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा दूसरे को कैंटनरों का बहुमत प्राप्त होता है तो दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत समझा जाएगा। जनता 1 लाख मतदाता सामान्य सुझाव के रूप में अविन्यसित आरंभक में भी संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनरों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि वह आरंभक प्रस्ताव से असहमत है तो वह उसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हो अथवा नहीं। यदि जनता आरंभिक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। अब आरंभक, स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के विषय में भी की गई है, साधारण विषय विधायी प्रस्तावों पर नहीं। इसलिए इसे संवैधानिक आरंभक कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव ही कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों के ही विषय में आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभक का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्विस नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दें तो उस प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक होता है। 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर 6 महीने के भीतर होने चाहिए। नवीन संविधान के अनुच्छेद 1393 में जनता की आरंभक की शक्ति पर एक प्रतिबंध अवश्य ही लगाया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई आरंभक देश की एकता का या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता है तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में ही अवैध घोषित कर सकती है। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि स्विस मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर लेता है तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और चुनाव के बाद निर्मित नई संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। तो आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के साथ प्रस्तुत की जाती है और यदि संघीय संसद उससे सहमत होती है तो उस पर तुरंत ही जनता और कैंटनरों का मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैंटनरों का बहुमत उसके पक्ष में हो तो संविधान में संशोधन होगा, वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो या तो वे मतदाताओं को उसकी अस्वीकृति के लिए सलाह दे सकती है या वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर जनता से इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह कर सकती है। तो ये आज हमने पढ़ा है स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण है। आपको अच्छा लगा हो, धन्यवाद।